आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन। हमारे पास 1 ग्राम आदर्श गैस 1 मोल मात्रा में है। उसका ताप T है, दाब P है, आयतन V है और ये आदर्श गैस एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करती है, यानी अवस्था फर्स्ट से अवस्था सेकंड को प्राप्त करती है। तो इस दौरान इस गैस द्वारा किया गया कार्य dW है, गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा dQ है और गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du है। तो हम जानते हैं dQ बराबर du प्लस dW। नोट करें, माना 1 ग्राम आदर्श गैस एक मोल मात्रा में है। ताप, इसका ताप कितना है? ताप T है, आयतन V है और इसका दाब P है। माना गैस अवस्था फर्स्ट से अवस्था सेकंड को प्राप्त करती है। इस दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य dW है और अवशोषित ऊष्मा dQ है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि du हो तो हम जानते हैं dQ बराबर क्या होगा? du प्लस dW। इक्वेशन फर्स्ट, dW क्या है? किया गया कार्य किसी भी प्रक्रम के दौरान होता है P/dV। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और du आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं। आंतरिक ऊर्जा होती है CV/dt। यह भी हम कक्षा 11 में परिचित है। 2 और 3 को हम 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 व 3 को 1 में रखने पर रख दीजिए भाई, dQ का मान आ जाएगा, dQ बराबर आ जाएगा CV/dt प्लस P/dV। इसे इक्वेशन नंबर हम 4 दे देंगे। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आप क्या जानते हैं? ds बराबर dQ बटा dt। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ds बराबर क्या होता है? dQ बटा t होता है और S2 माइनस S1 होता है इंटीग्रल 1 से 2 dQ बाई t। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को हम 4 में रख दें या 4 को 5 में रख देंगे, यानी 4 व 5 से हम dQ के स्थान पर यहाँ पर CV/dt प्लस P/dV लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से।
4 व 5 से हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1 बराबर इंटीग्रल 1 से 2 CV dt बटा CV क्या है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा गैस की, प्लस इंटीग्रल 1 से 2 P बटा T इंटू dV। ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इजिकल टू CV। इसका अवकलन क्या होगा, log T, और सीमा लगा दो T1 से T2 प्लस इसका 1 से 2 P dV। P dV आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर होता है RT। PV बराबर होता है RT, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए RT बटा V। यहाँ पर हम P के स्थान पर RT बटा V लिखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा R बटा V इंटू dV। ओके, सरल करेंगे। S2 माइनस S1 बराबर CV log A बटा B का फॉर्मूला यूज करेंगे, log T2 बटा T1 प्लस R log V2 बटा V1, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी का मान है। एंट्रोपी का मान है किसके फलन के रूप में, ताप और आयतन के फलन के रूप में है। अगर इक्वेशन नंबर 6 को हम दाब और ताप के पदों में लिखना चाहे तो उसे हम अन्य रूप में रूपांतरित करके लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लिखेंगे। अभी हम लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 6 को। इक्वेशन नंबर 6 के नीचे आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6, ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी है। समीकरण नंबर 6, ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी है। अन्य रूप में, अदर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको परीक्षा में कुछ भी ना बोला गया हो, केवल आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना यानी काउंट करनी हो आपको, तो आप केवल इक्वेशन नंबर 6 तक करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे कहा जाए कि आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन दाब और ताप के पदों में ज्ञात कीजिए, तो आपको इक्वेशन नंबर 6 के बाद में अभी हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो आपको करना है। समीकरण नंबर 6 को दाब व ताप के पदों में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए, आदर्श गैस समीकरण P1 V1 बराबर RT1 है अवस्था 1 के लिए। सेकेंड अवस्था के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी P2 V2 इजिकल टू RT2। हम V2 बटा V1 का मान निकालेंगे। V2 बटा
V1, V2 बटा V1 क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा T2 बटा T1, यानी मैंने नीचे वाली इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन का भाग दिया है और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा P1 बटा P2, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 से देखिए V2 बटा V1 का मान इक्वेशन नंबर 6 में हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 7 को समीकरण 6 में रखने पर S2 माइनस S1 इजिकल टू CV log बेस E T2 बाई T1 प्लस R log। देखिए हम V2 बटा V1 के स्थान पर T2 बटा T1 और P1 बटा P2 लिखेंगे और log A बटा B का फॉर्मूला बन जाएगा log A माइनस log B का प्रयोग करेंगे। T2 बटा T1 माइनस R log बेस E P2 बटा P1। आप रफ कॉपी में अलग से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं या सीधा ही अगर आपको समझ में आ गया तो लिख सकते हो, आप अगर से अलग से भी सॉल्यूशन कर सकते हो। आगे देखिए हम कॉमन क्या आ जाएगा S2 माइनस S1 बराबर, देखिए फर्स्ट और सेकंड पद में कॉमन आ रहा है log बेस E T2 बटा T1, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा CV प्लस R और ये कॉमन आ जाएगा CV प्लस R log बेस E T2 बटा T1 माइनस R log बेस E P2 बाई P1। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 लिख देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 8 है वो दाब और ताप के फलन के रूप में क्या है, एंट्रोपी है। इक्वेशन नंबर 8 क्या है, समीकरण नंबर 8 दाब व ताप के फलन के रूप में एंट्रोपी है। अगर हमें दाब और आयतन के फलन के रूप में अगर ज्ञात करना हो, ये तो है दाब और ताप के लिए, ये है ताप और आयतन के लिए। अगर हमें दाब और आयतन P और V के मध्य अगर पूछे तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम T2 बटा T1 का मान समीकरण 6 में रख देंगे तो हमें दाब व आयतन के रूप में एंट्रोपी प्राप्त हो जाएगी। इसे सिंपली आप ज्ञात कर सकते हो, सेल्फ ही ज्ञात कर सकते हो। आप अपनी कॉपी में ज्ञात करें, मैं भी ज्ञात कर रहा हूँ, आप साथ साथ में मिलान करें। देखिए यहाँ से मैं T2 बटा T1 का मान निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा T2 बटा T1 का मान, T2 बटा T1 का मान मेरे पास आ जाएगा P2 बटा P1 मल्टीप्लाई V2 बटा V1, इक्वेशन नंबर 9 को 6 में पुट कर देंगे, 9 को हम 8 में पुट करेंगे T2 बटा T1 के स्थान पर। अगर 6 में पुट करेंगे तो भी वही बात है और कोई से में भी आप पुट कर सकते हो। इक्वेशन 9 को इक्वेशन 8 में रखने पर S2 माइनस S1 बराबर CP ब्रैकेट log P2 बटा P1 प्लस log V2 बटा V1 माइनस R log P2 बटा P1। सिंप्लीफाई
सॉल्यूशन S2 माइनस S1 बराबर CV, यहाँ पे CV है, CP नहीं CV है, CV log P2 बटा P1 प्लस CP log V2 बटा V1, समीकरण नंबर 10। यहाँ पे CP और CP का रोल आप जानते हो, CP माइनस CV बराबर R। जो भी फॉर्म में आप लिखना चाहे लिख सकते हो, तीनों में से किसी भी प्रकार का एक रूप आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा होगा ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन। हेडिंग लगाइए, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन। सबसे पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए देखिए, हमारे पास एक निकाय है, वो निकाय बाह्य वातावरण के संपर्क में है, अर्थात निकाय व शेष ब्रह्मांड मिलकर के संपूर्ण निकाय बन रहा है। यानी हमारे पास एक छोटा सा निकाय है, वो निकाय शेष ब्रह्मांड के संपर्क में है। तो शेष ब्रह्मांड और निकाय मिलकर के हमारा संपूर्ण निकाय बनेगा। और ये निकाय है वो बाह्य वातावरण से T ताप पर dq ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये निकाय T ताप पर ब्रह्मांड से dq ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। तो निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी, हम प्लस dq बटा d। और निकाय है वो बाह्य वातावरण के संपर्क में भी है, तो उसकी एंट्रोपी में क्या आएगी, कमी आएगी। और वातावरण की एंट्रोपी में कमी के रूप में होगा वो माइनस dq बटा dt होगा। तो टोटल ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन यानी प्लस dq बटा dt और माइनस dq बटा t, नेट रिजल्ट इसका होगा 0। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्क्रमण या प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा नियत रहती है, अर्थात घटनाएं एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए घटित होती रहती है। दिस इज द बेस्ट रिजल्ट। माना एक निकाय बाह्य वातावरण के संपर्क में है, अर्थात निकाय व शेष ब्रह्मांड मिलकर
संपूर्ण निकाय बना रहा है। माना निकाय बाह्य वातावरण से T ताप पर dq ऊष्मा अवशोषित करता है। अतः निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि डेल्टा S1 मान लेते हैं, प्लस हो जाएगा dq बटा t, इक्वेशन नंबर 1। चूंकि बाह्य वातावरण ने ऊष्मा दी है, चूंकि बाह्य वातावरण ने ऊष्मा दी है, अतः उसकी एंट्रोपी में कमी आई है। अर्थात वातावरण की एंट्रोपी में परिवर्तन अर्थात बाह्य वातावरण की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S2 मान लेते हैं, माइनस dq बटा t, टोटल ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन डेल्टा S इजिकल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, मान बराबर है, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। हम इसको लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मानिए ये एक छोटा सा हमारा निकाय है और ये निकाय है, ये हमारा टोटल ब्रह्मांड है, सारे कंट्री मिला के ये हमारा बाह्य वातावरण मान लेते हैं, इसे हम बाह्य वातावरण कह सकते हैं। ये निकाय बाह्य वातावरण के आपस में क्या है, संपर्क में है, ऊष्मा ले सकता है, ऊष्मा दे सकता है, और ये टोटल आपको इस गोले में जो दिखाई दे रहा है, इस टोटल को हम कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड। सबसे पहले ये निकाय है, ये बाह्य वातावरण से ऊष्मा ले रहा है, कितनी dq ऊष्मा ले रहा है T ताप पर। तो अगर ये निकाय तो ले रहा है तो निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये बाह्य वातावरण है, इसने ऊष्मा दी है, तो इसकी एंट्रोपी में क्या होगी, कमी हो जाएगी, माइनस dq बटा t, टोटल 0 हो जाएगी। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी नियत रहती है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट, अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, इसका रिजल्ट आप ऊपर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नोट करें, अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी नियत रहती है। अर्थात घटनाएं
एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए घटित होती रहती है। यह रिजल्ट आप नोट करके रखें। इसके बाद है अगला हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसमें निकाय है वो ऊष्मा इंजन है। हम निकाय किसको मान रहे हैं? ऊष्मा इंजन को मान रहे हैं। और हमारा ऊष्मा इंजन T1 और T2 तापों के बीच में कार्यरत है। और ये ऊष्मा इंजन T1 ताप पर Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और T2 ताप पर ये Q2 ऊष्मा को सिंक को दे देता है और शेष ऊष्मा को कार्य में बदल देता है, Q1 माइनस Q2 को कार्य में बदल देता है। तो अगर ये इंजन हमारा उत्क्रमणीय हो तो इसकी दक्षता हो जाएगी 1 माइनस T2 बटा T1। अगर एक अनुत्क्रमणीय इंजन है वो भी इन्हीं तापों के बीच में कार्यरत है जिनके में ऊपर वाला इंजन हमारा पहले वाला कार्यरत था। ये इंजन क्या करता है कि Q1 अवशोषित करता है, Q2 निष्कासित करता है। तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? 1 माइनस Q2 बटा Q1, समीकरण नंबर 2। अगर हम जानते हैं कि दिए गए तापों के मध्य कार्यरत सभी इंजनों में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन से ज़्यादा होती है। कारणों की प्रथम प्रमेय है। तो पहले इंजन की दक्षता दूसरे इंजन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर हम पहले इंजन की दक्षता को दूसरे इंजन से ज़्यादा हो, इसका मतलब स्रोत ने ऊष्मा दी है अर्थात उसकी एंट्रोपी में क्या आएगी? कमी आएगी। और स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S1 बराबर होगा माइनस Q1 बटा T1। और सिंक ने ऊष्मा ली है तो उसकी होगी एंट्रोपी डेल्टा S2 बराबर Q2 बटा T2। इसके बारे में डिटेल से हम डेरिवेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।